गुटन टैग, मैं मैक्स वेबर हूं। सोशियो एक्सप्लोरेशन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको अपने जीवन की यात्रा पर ले जाऊंगा और समाजशास्त्र के क्षेत्र में दिए गए मेरे प्रमुख योगदानों को उजागर करूंगा। मेरा जन्म 21 अप्रैल 1864 को हुआ था, एरफुट नामक ऐतिहासिक नगर में, जो उस समय प्रशा के साम्राज्य में था और जो आज जर्मनी का हिस्सा है। मैं व्यापक रूप से क्लासिकल समाजशास्त्र के संस्थापक पिताओं में से एक के रूप में जाना जाता हूं, कार्ल मार्क्स और एमिल दुर्खाइम के साथ। मुझे व्याख्यात्मक समाजशास्त्र, इंटरप्रेटिव सोशियोलॉजी के जनक के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि मैंने फेयरस्टेहन वर्स्टेहन की अवधारणा प्रस्तुत की। यह एक ऐसी विधि है जो मानव क्रियाओं के पीछे छिपे आंतरिक अर्थों और मंशाओं को समझने में मदद करती है। साथ ही सत्ता, अधिकार और नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी पर मेरे विश्लेषण के लिए भी मुझे जाना जाता है। परंपरागत, करिश्माई और वैधानिक तार्किक अधिकार, लीगल रैशनल अथॉरिटी पर मेरे सिद्धांत आज भी संस्थानों और नेतृत्व की समझ को आकार देते हैं। मेरे कार्यों के माध्यम से मैंने यह दर्शाया कि तर्क बुद्धियुक्तता, रैशनलाइजेशन और आधुनिकीकरण ने सामाजिक जीवन को किस प्रकार रूपांतरित किया है, विशेष रूप से संस्कृति, धर्म और अर्थशास्त्र के परिप्रेक्ष्य से। आज भी मेरे विचार आधुनिक समाज की संरचना और उसकी आत्मा को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। मैं एक अत्यंत बौद्धिक और राजनीतिक रूप से सक्रिय परिवार में पला बढ़ा। मेरे पिता एक उदारवादी राजनेता थे, जिन्होंने मुझे सार्वजनिक जीवन की दुनिया से परिचित कराया, जबकि मेरी मां की धार्मिक गंभीरता ने मुझे एक मजबूत नैतिक आधार प्रदान किया। युवा अवस्था में मैं अत्यधिक जिज्ञासु था और व्यापक रूप से अध्ययन करता था। किशोरावस्था तक मैं पहले ही गोए थे कांट और शोपेनहावर जैसे महान विचारकों के कार्यों में डूब चुका था। मैंने हिडलबर्ग, बर्लिन और गोटिंगन विश्वविद्यालयों में कानून, दर्शन, अर्थशास्त्र और इतिहास की उच्च शिक्षा प्राप्त की। 1889 में मैंने कानून में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की और अपने शैक्षणिक जीवन की शुरुआत की। 1894 तक मुझे फ्राइबर्ग विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया गया और बाद में हिडलबर्ग में, जहां मैं अपनी गहन और कठोर व्याख्यान शैली के लिए प्रसिद्ध हुआ। हालांकि 1897 में मेरे पिता के साथ हुए एक व्यक्तिगत संघर्ष के बाद उनकी अचानक मृत्यु हो गई, जिसके बाद मुझे मानसिक और भावनात्मक रूप से गहरा आघात लगा। कई वर्षों तक मैं शैक्षणिक जीवन से दूर रहा और डिप्रेशन तथा थकावट से जूझता रहा। मेरी पत्नी मारियाने वेबर, जो स्वयं एक नारीवादी और बौद्धिक विचारक थीं, के समर्थन से मैं धीरे-धीरे लेखन की दुनिया में वापस लौटा। इसी आत्ममंथन और चिंतन के समय में मेरे सबसे स्थायी और प्रभावशाली विचार सामने आने लगे। 1905 में मैंने द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म प्रकाशित किया, जिसमें मैंने यह तर्क दिया कि कैल्विनवादी मूल्यों ने आधुनिक पूंजीवाद की मानसिकता को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह कृति उस विचार की नींव थी जिसे मैंने व्याख्यात्मक समाजशास्त्र, इंटरप्रेटिव सोशियोलॉजी कहा, जिसका उद्देश्य है मानव क्रियाओं के पीछे छिपे अर्थों, वर्स्टेहन को समझना। आने वाले वर्षों में मैंने सामाजिक क्रिया, सोशल एक्शन का सिद्धांत विकसित किया और 3 प्रकार के वैध अधिकार, लेजिटिमेट अथॉरिटी प्रस्तुत किए: परंपरागत अधिकार, करिश्माई अधिकार, वैधानिक तार्किक, लीगल रैशनल अधिकार। मैंने यह भी विश्लेषण किया कि कैसे नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी, हालांकि वह कुशल होती है, लेकिन वह एक लोहे का पिंजरा, आयरन केज बना देती है, जहां तार्किक नियंत्रण व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित कर देता है। मेरा शोध केवल पश्चिम तक सीमित नहीं था। मैंने तुलनात्मक धर्मों, कंपैरेटिव रिलीजन में भी रुचि ली।
मैंने यह दिखाया कि आस्था और विश्वास प्रणालियां कैसे सभ्यताओं को आकार देती हैं। मैंने प्राचीन यहूदी धर्म, भारत में हिंदू धर्म और चीन में कन्फ्यूशियनवाद पर अध्ययन प्रकाशित किए। इन कार्यों ने यह उजागर किया कि संस्कृति और धर्म कैसे आर्थिक और राजनीतिक विकास को प्रभावित करते हैं। मैंने समाजशास्त्रीय अनुसंधान की पद्धति, मेथडोलॉजी, में भी योगदान दिया, जहां मैंने मूल्य तटस्थता, वैल्यू न्यूट्रलिटी, का समर्थन किया, यह मानते हुए कि एक शोधकर्ता को अपने निजी मूल्यों को वैज्ञानिक विश्लेषण से अलग रखना चाहिए। अपने जीवन के अंत की ओर 1919 में मैंने 2 ऐतिहासिक व्याख्यान, लेक्चर्स, प्रस्तुत किए, राजनीति एक व्यवसाय के रूप में, पॉलिटिक्स एज अ वोकेशन, विज्ञान एक व्यवसाय के रूप में, साइंस एज अ वोकेशन। दुर्भाग्यवश 1920 में मुझे न्यूमोनिया हो गया, जो उस समय फैले स्पेनिश फ्लू महामारी से और भी गंभीर हो गया, और 14 जून को म्यूनिख में मैं केवल 56 वर्ष की आयु में इस दुनिया से विदा हो गया। हालांकि मेरे कई कार्य अधूरे रह गए थे, मेरी पत्नी मारियाने वेबर ने यह सुनिश्चित किया कि मेरे पांडुलिपियां, विशेष रूप से मेरा प्रमुख सिद्धांतात्मक ग्रंथ अर्थव्यवस्था और समाज, इकोनॉमी एंड सोसाइटी, मेरे निधन के बाद प्रकाशित हों। यह कृति आज भी आधुनिक समाजशास्त्र की आधारशिला मानी जाती है, जिसमें मेरे अधिकार, सामाजिक स्तरीकरण, धर्म और कानून पर आधारित विचार शामिल हैं। प्रथम व्याख्यात्मक समाजशास्त्र, वर्स्टेहिन, मैं मानता था कि समाज को केवल आंकड़ों या बाहरी निरीक्षण के माध्यम से पूरी तरह से नहीं समझा जा सकता। सामाजिक व्यवहार को वास्तव में समझने के लिए हमें यह जानना आवश्यक है कि व्यक्ति अपने कार्यों को कौन सा आंतरिक अर्थ देते हैं। इसी दृष्टिकोण को वर्स्टेहिन कहा जाता है, जो एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ है व्याख्यात्मक समझ। इसका तात्पर्य है कि हम दूसरों की स्थिति में स्वयं को रखें और केवल यह न देखें कि वे क्या कर रही हैं, बल्कि यह समझें कि वे ऐसा क्यों कर रही हैं। सामाजिक जीवन अर्थपूर्ण होता है। एक समाजशास्त्री के रूप में हमारा कार्य उस अर्थ को समझना और व्याख्यायित करना है। यही मेरी व्याख्यात्मक समाजशास्त्र की नींव बनी, समाज के अध्ययन को केवल डेटा तक सीमित न रखते हुए उसे एक मानव केंद्रित और अर्थपूर्ण अनुशासन के रूप में विकसित करने का मेरा प्रयास। 2. सामाजिक क्रिया सिद्धांत मनुष्यों के व्यवहार को समझने की मेरी इस सोच से जन्म हुआ सामाजिक क्रिया सिद्धांत का। मैंने मानव क्रिया को उसके पीछे की प्रेरणाओं के आधार पर 4 आदर्श प्रकारों में वर्गीकृत किया। उपादानात्मक तार्किक क्रिया, ज़्वेक्रेशनल, यह वह क्रिया है जो किसी विशिष्ट लक्ष्य को प्राप्त करने की गणना पर आधारित होती है। उदाहरण, लाभ कमाने के लिए व्यवसाय चलाना। मूल्य आधारित तार्किक क्रिया, वर्ट्रेशनल, यह क्रिया नैतिक, धार्मिक या सांस्कृतिक मूल्यों द्वारा निर्देशित होती है। उदाहरण, सत्याग्रह के लिए अनशन करना। भावनात्मक क्रिया, यह क्रिया भावना या आवेग से संचालित होती है। उदाहरण, शोक सभा में रो पड़ना। परंपरागत क्रिया, यह क्रिया आदतों या परंपराओं पर आधारित होती है। उदाहरण, त्योहार मनाना, यह ढांचा हमें समाज को एक यांत्रिक प्रतिक्रिया के रूप में नहीं, बल्कि एक अर्थपूर्ण और उद्देश्यपूर्ण क्रिया के रूप में विश्लेषित करने में मदद करता है। 3. अधिकार के प्रकार, अधिकार का वैधता पर आधारित वर्गीकरण। मैं यह समझना चाहता था कि लोग सत्ता का पालन क्यों करते हैं। सभी प्रकार का अधिकार समान नहीं होता और हर शक्ति वैध नहीं होती। इसलिए मैंने अधिकार के 3 आदर्श प्रकार प्रस्तुत किए। परंपरागत अधिकार, यह अधिकार पुरानी परंपराओं और वंशानुगत सत्ता पर आधारित होता है। उदाहरण, राजा, मुखिया। करिश्माई अधिकार, यह अधिकार किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व, नायत्व या धार्मिक प्रेरणा पर आधारित होता है। उदाहरण, पैगंबर, क्रांतिकारी नेता। वैधानिक तार्किक अधिकार, यह अधिकार कानूनों, नियमों और प्रक्रियाओं पर आधारित होता है। उदाहरण, आधुनिक सरकारें और संस्थान। आधुनिक समाजों में
मुख्य रूप से वैधानिक तार्किक अधिकार पर भरोसा किया जाता है, जहां नौकरशाही और वैधता परंपरा और करिश्मा की जगह ले लेते हैं। हालांकि यह प्रणाली कुशल होती है, लेकिन इसमें मानवीय संवेदना और गर्मजोशी की कमी होती है। नौकरशाही और तर्कसंगता। मैंने अध्ययन किया कि कैसे आधुनिक संस्थाएं, विशेष रूप से सरकारें और निगम, नौकरशाही प्रणाली का रूप ले लेती हैं, जहां कामकाज कार्यालयों, नियमों, पदानुक्रम, हायरार्की और विशेषज्ञता के माध्यम से संगठित होता है। नौकरशाही कुशल और पूर्वानुमेय प्रेडिक्टेबल होती है, लेकिन यह निजीपन से रहित और कठोर भी होती है। यह एक व्यापक प्रक्रिया को दर्शाती है, जिसे मैंने तर्कसंगता रैशनलाइजेशन कहा, जहां पारंपरिक और भावनात्मक जीवन शैली की जगह नियमों और गणनाओं पर आधारित प्रणाली ले लेती है। इसी प्रक्रिया के परिणामस्वरूप मैंने आधुनिकता का लोहे का पिंजरा आयरन केज ऑफ मॉडर्निटी कहा, एक ऐसी स्थिति जहां व्यक्ति नियंत्रण और दक्षता के लिए बनाए गए ढांचे में अर्थ, स्वतंत्रता और आत्मस्फूर्तता खो बैठता है। तर्कसंगता आज के जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित करती है, कानून और विज्ञान से लेकर शिक्षा और अर्थव्यवस्था तक। आस्क चैट जीपीटी। प्रोटेस्टेंट नैतिकता और पूंजीवाद की भावना। अपने सबसे प्रभावशाली कार्यों में से एक में मैंने यह खोजा कि कैसे कैल्विनवादी प्रोटेस्टेंट धर्म, जिसके मूल्यों में अनुशासन, कठोर परिश्रम और सांसारिक संयम शामिल थे, अनजाने में आधुनिक पूंजीवाद के उदय में सहायक बना। कैल्विनवादियों का विश्वास था कि मनुष्य का भाग्य पहले से ही ईश्वर द्वारा निर्धारित है। इसे कहते हैं पूर्वनियोजन, प्रीडेस्टिनेशन। लेकिन चूंकि कोई नहीं जानता था कि वह उद्धार प्राप्त करेगा या नहीं, इसलिए उन्होंने सांसारिक सफलता में ईश्वरीय संकेत खोजने की कोशिश की। इससे उत्पन्न हुई एक जीवन शैली जिसे मैंने कहा सांसारिक संयम, जहां लोग सादगी से जीते थे, कठोर परिश्रम करते थे और अपनी कमाई को पुनः निवेश करते थे। मैंने दिखाया कि कैसे धार्मिक मूल्य आर्थिक व्यवहार को प्रभावित कर सकते हैं और इससे कार्ल मार्क्स जैसे विचारकों द्वारा दिए गए भौतिकवादी व्याख्याओं को चुनौती दी। मेरा तात्पर्य यह नहीं कि पूंजीवाद केवल धर्म से आया, बल्कि यह कि विचारों की शक्ति होती है और संस्कृति आर्थिक संस्थाओं को गहराई से आकार देती है। हालांकि मेरा जीवन शिक्षण, चिंतन और सार्वजनिक संवाद को समर्पित था, लेकिन समाज के बारे में अपने सबसे गहन विचारों को मैंने अपनी रचनाओं के माध्यम से साझा किया। ये सभी ग्रंथ मेरे बौद्धिक जीवन यात्रा के विभिन्न पहलुओं को दर्शाते हैं, धर्म और अर्थव्यवस्था के संबंध से लेकर सत्ता की संरचना, विज्ञान का उद्देश्य और अनुसंधान में मूल्यों की भूमिका तक। आइए मैं इनमें से सबसे महत्वपूर्ण कृतियों का संक्षिप्त परिचय दूं। एक प्रोटेस्टेंट नैतिकता और पूंजीवाद की भावना, 1905। यह मेरी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है। इसमें मैंने यह विश्लेषण किया कि कैसे कुछ प्रोटेस्टेंट मूल्यों, विशेष रूप से कैल्विनवाद, ने अनुशासित, तार्किक सोच को जन्म दिया, जो आधुनिक पूंजीवाद के विकास के लिए आवश्यक थी। यह एक आर्थिक प्रणाली के पीछे एक सांस्कृतिक व्याख्या थी, जिससे यह सिद्ध हुआ कि भौतिक जीवन केवल अर्थशास्त्र से नहीं, बल्कि विचारों और नैतिकताओं से भी आकार लेता है। 2. अर्थव्यवस्था और समाज, 1922, मरणोपरांत प्रकाशित। यह मेरा सबसे महत्वाकांक्षी और व्यापक कार्य है। दुर्भाग्यवश मेरी मृत्यु के समय यह अधूरा रह गया था। इस ग्रंथ में मेरी निम्नलिखित प्रमुख अवधारणाएं सम्मिलित हैं। सामाजिक क्रिया, सत्ता के प्रकार, नौकरशाही, धर्म और अर्थव्यवस्था, सामाजिक स्तरीकरण और शक्ति। मेरी पत्नी मरियान्ने वेबर और मेरे सहयोगियों के प्रयासों से यह ग्रंथ मेरे व्याख्यानों और नोट्स से संकलित किया गया। यह आज भी आधुनिक समाजशास्त्र की आधारशिला माना जाता है। 3. सामाजिक विज्ञानों की कार्यपद्धति, 1903 से 1917। इस लेखमाला में मैंने तर्क दिया कि समाजशास्त्र को मूल्य निरपेक्ष,
वर्ड फ्री होना चाहिए। इसका अर्थ है कि हमें तथ्यों और मूल्यों में अंतर करना चाहिए। हम अध्ययन के विषय अपने मूल्यों के आधार पर चुन सकते हैं, लेकिन विश्लेषण करते समय हमें निष्पक्ष समझ की ओर बढ़ना चाहिए, न कि नैतिक निर्णय की ओर। 4 प्राचीन यहूदी धर्म, चीन का धर्म, भारत का धर्म, 1915 से 1919 धर्मों की इन तुलनात्मक पड़तालों में मेरा उद्देश्य यह दिखाना था कि अलग-अलग आस्थाएं किस प्रकार सामाजिक और आर्थिक संरचनाओं को प्रभावित करती हैं। चीन में कन्फ्यूशियसवाद ने सामाजिक सामंजस्य पर जोर दिया, लेकिन बदलाव को हतोत्साहित किया। भारत में जाति व्यवस्था ने सामाजिक व्यवस्था को कठोर बनाया। यहूदी धर्म में पैगंबरों की नैतिकता ने पश्चिमी नैतिक विचारों को प्रभावित किया। ये रचनाएं यह सिद्ध करती हैं कि कोई भी धर्म अलग-थलग नहीं होता, वे अपने सामाजिक संदर्भ को प्रतिबिंबित करते हैं और उस पर प्रभाव भी डालते हैं। 5 राजनीति एक व्यवसाय के रूप में और विज्ञान एक व्यवसाय के रूप में, 1919 राजनीति एक व्यवसाय के रूप में मैंने राज्य को उस इकाई के रूप में परिभाषित किया जिसे वैध बल प्रयोग का एकाधिकार प्राप्त होता है। मैंने चेतावनी दी कि नेताओं को अपने जुनून के साथ जिम्मेदारी का संतुलन बनाए रखना चाहिए। विज्ञान एक व्यवसाय के रूप में मैंने बताया कि एक तर्कसंगत, मोहभंगित, डिसएन्चांटेड दुनिया में विज्ञान अर्थ नहीं दे सकता, वह केवल स्पष्टता देता है। एक विद्वान का कार्य उपदेश देना नहीं, बल्कि ईमानदारी और अनुशासन के साथ विश्लेषण करना है। मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं था। मैं प्रश्नों का व्यक्ति था, न कि रहस्योद्घाटनों का। लेकिन यदि मेरी आवाज अब भी गूंज रही है, तो वह आपको यह स्मरण कराए, हम अकेले अस्तित्व नहीं है। हम सामूहिक जीवन के विशाल तानेबाने में बुने गए धागे हैं। अपने आप को वास्तव में समझने के लिए हमें उस समाज को समझना होगा जो हमें आकार देता है। पसंद करें, सदस्य बनें और आगे की सूचनाओं के लिए घंटी आइकन दबाएं। ढंग के अंश कोनन टैग।